बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के साथ साथ मैं आपके साथ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन और फिर इंपॉर्टेंस प्रोटीन ये भी डिस्कस करूंगा। तो आगाज हम करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन दे हैव कॉम्पैक्ट हाईली कन्वोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स विद पोजीशन ऑफ ईच एटम relative to the others determined with great precision। इन चीजों पर गौर करना, यानी इनका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी जो प्रोटीन है दे हैव कॉम्पैक्ट हाईली कन्वोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें पोजीशन ऑफ ईच एटम relative to the others that is determined with great precision। बहुत मुश्किल है उसको। मसलन आप ना प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर देखें, दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्पैक्ट, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अगर आप गौर से देखेंगे ना, एक एटम की प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड में जो एटम्स है, दूसरे एटम के लिहाज से जो पोजीशन है ना उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। एंड दिस वन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था कि प्रोटीन्स दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड विच हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, दे आर हाईली मोलेकुलर मास कंपाउंड्स। स्टूडेंट, दूसरी बात, प्रोटीन अज्यूम्स एट लीस्ट 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कम से कम 3, हम 4 पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले इस बात को देखें, अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं ना तो हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली डिस्कस करेंगे, 3 डायमेंशनली, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी अरेंजमेंट कैसे हो रही है। और हम 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्कस करेंगे। उन 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और फिर में एडिशनली कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिसमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। आगाज मैं किससे करूंगा? मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से आगाज करता हूं। स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? हमारी टेक्स्ट बुक कहती है द सीक्वेंस तरतीब, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन इज रेफर्ड टू एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी पेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। आपने इतनी बात याद रखनी है, लेकिन समझाने के लिए मैं डिटेल से ये सारी बात, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपको केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूं और मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। है क्या माय डियर स्टूडेंट? ये सेंटेंस में रखें, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पहली बात आ गई। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक मखसूस तरतीब, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखें, आपके पास ना ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक और अमाइनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। मैं इस बॉन्ड को ना ये जो ब्लू लाइन इससे जाहिर कर रहा हूं। ये एक और अमाइनो एसिड आ गया, तीसरा अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये चौथा अमाइनो एसिड, इसका ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये 5वां अमाइनो एसिड। तो मैंने आपके सामने ये 5 अमाइनो एसिड्स, इनकी ये एक पेप्टाइड चेन बना दी। अब इसमें देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4। अमाइनो एसिड कितने? 5, और इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ये 4। यानी अगर n दैट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद होगी दैट इज n-1। एक और भी चीज स्टूडेंट, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, आपके पास ये जो पेप्टाइड चेन है, अगर आप इसको देखेंगे कि इसमें ये कार्बन नाइट्रोजन, फिर आपके पास कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन, दिस वन इज
This one is the backbone. This one is the backbone of the peptide, polypeptide chain. और इसमें ये जो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ये बढ़ता जा रहा है। हां, हर एक के अंदर ये जो आर ग्रुप है ये डिफर करता है, और ये हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स में, हमने पढ़ा था, ये भी ध्यान में रखना, टोटल 700 अमाइनो एसिड अब तक मालूम हो चुके हैं, जिनमें 100 अमाइनो एसिड ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। लेकिन इन तमाम अमाइनो एसिड्स में से 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और मैंने भी आपको अमाइनो एसिड के टॉपिक में वही 20 अमाइनो एसिड, जिन्हें मैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कह रहा हूं, मैंने वही आपको याद करवाए थे। और अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफर किससे कर रहे हैं? दे आर डिफरेंट अपॉन द नेचर ऑफ दिस आर ग्रुप। तो आर ग्रुप डिफर करने से आपके पास इसका मतलब है ये आपके पास एक पेप्टाइड चेन है, ये 5 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र हो गया, और इसमें मैंने इसकी बात कर दी। अब स्टूडेंट एक और बात, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड एट न्यूट्रल पीएच द पेप्टाइड चेन इज पोलर इन नेचर। क्या मतलब? आपके पास ना ये वाला हिस्सा जहां पे ये अमाइनो ग्रुप है NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज कॉल्ड एन टर्मिनल। और ये वाला हिस्सा, ये वाला एंड जो राइट साइड पे है, जिस पे C डबल बॉन्ड और नेगेटिव है, ये एंड है, दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल। और अगर आप इसके एंड्स देखेंगे तो एंड्स में पोलैरिटी मौजूद है, ये एंड जो है ये पोलर है। स्टूडेंट एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, वो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ये जो पेप्टाइड चेन है, ये अपनी नेबरिंग पेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पैदा हुई? देखें, अगर आप इसको ना मजीद करीब होकर देखेंगे ना, इस पेप्टाइड, इसमें आपके पास 2 ग्रुप्स वाज़ेह हैं। एक ये देखो, नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, इसमें द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, सो ऑक्सीजन कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस हाइड्रोजन के करीब किसी और चेन का कार्बोनिल का ऑक्सीजन आएगा, तो ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, इसी इस रेजिड्यू का, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर किसी और पेप्टाइड चेन का H पॉजिटिव करीब आएगा, तो ये उसके साथ क्या क्रिएट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ये ग्रुप्स मौजूद हैं इस पाइप, और ये नेबरिंग पेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। एक और भी बात याद रखना, जब हम पेप्टाइड चेन के अंदर इस हिस्से को पढ़ते हैं ना, हम इसे अमाइनो एसिड नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू, दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके मैं आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन पहले याद रखना स्टूडेंट, मैं ना इस पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। ये पेप्टाइड बॉन्ड, अब जरा और से देखिए, ये जो नाइट्रोजन इसके ऊपर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा, अब यहां डबल बॉन्ड बन गया, अब ये कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ? मैं कह सकता हूं कि दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट हैज द डबल बॉन्ड करेक्टर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये पेप्टाइड बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जिसकी वजह से ये पेप्टाइड बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है। क्या फायदा इसके डबल बॉन्ड करेक्टर का? इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज होने का फायदा, एक तो बात है कि डबल बॉन्ड की वजह से इट इंड्यूसेस द स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और दूसरी बात, इट मेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर। अब याद रखना, ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो भी एटम्स मौजूद हैं, ये तमाम एटम्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूं। ये तमाम एटम्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात, स्टूडेंट, डबल बॉन्ड की वजह से
it prevents the rotation in the peptide bond. अब इस डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन नहीं आती। मैंने पेप्टाइड बॉन्ड की रोटेशन की प्रिवेंशन की बात की है कि पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन नहीं आती। मैंने ये नहीं कहा ये वाला बॉन्ड जो आ गया या ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो आगे ये जो आपके पास बैकबोन चेन है, जो पेप्टाइड चेन है, इसमें बाकी जो बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, दे कैन रोटेट। ये जो मैंने सारी बातें की थी ना, ऑल दीज आर अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, आप सिर्फ एक सेंटेंस पे इक्तफा ना करें। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव द स्कैंडी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्कैंडी स्ट्रक्चर में देखें हमारी बुक क्या कहती है, द स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ रेगुलर कॉइलिंग और अ जिगजैगिंग, दो लफ्ज हैं, रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कास्ड बाय H bonding between NH and C double bond O groups of amino acid near each other in the chain। बात इसमें याद रखने वाली दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एक्चुअली अ रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग। ये अल्फाज आपने ज़हन में रखा, रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग और पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसकी वजह क्या बन रही है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अभी हमने डिस्कस भी किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनिल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो दो पेप्टाइड चेन जो एक दूसरे के करीब हैं, उनमें इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इस रेगुलर कॉइलिंग या जिगजैगिंग का बायस बनती है, और इस तरह आपके पास ये स्कैंडी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। ये कुछ इधर लिखा हुआ है, मैं भी आपके साथ कुछ, ये आपने याद यही करना है। अच्छा, एक दफा एमसीक्यू भी आया कि स्कैंडी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज ड्यू टू, यानी ये किसकी मरहून मिन्नत है? तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्कैंडी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, बुनियादी तौर पर ये बात है। माय डियर स्टूडेंट, मैं जरा एक और अंदाज में भी आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास जो ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपके पास ये कॉइलिंग या जिगजैगिंग, जिसकी वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनता जाता है स्पाइरल फॉर्म में, और ये आपके पास प्लेटेड फॉर्म में भी स्ट्रक्चर बनता जाता है। एक्चुअली ये बात याद रखना, ये जो स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, ये चार मुख्तलिफ किस्म का होता है। ये आपके पास हेलिकल भी होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में भी, ये बीटा प्लेटेड शीट में भी, ये बीटा टर्न्स में भी, ये ओमेगा लूप की फॉर्म में भी होता है। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ दो चीजें मेनली मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, मैं आपके पास हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, आप देखें ये आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा, हेलिक्स स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक ये क्लॉकवाइज है, ये राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, ये राइट हैंडेड है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। और ये एक आपके पास लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज है, दिस वन इज कॉल्ड बीटा हेलिक्स। इन दोनों में ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, इसमें इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम होती है, लेकिन बीटा हेलिक्स की सूरत में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ इज मोर स्टेबल देन बीटा। तो बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि प्रोटीन में आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसको गौर से देख सकते हैं। साथ ही साथ ना ये आपके पास बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी है, बीटा प्लेटेड शीट्स है। अगर आप इन शीट्स में भी देखेंगे ना, तो इन शीट्स में भी इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, आपने ना ये जो हमारे हेयर हैं, ह्यूमन हेयर, दीज हेयर आर एक्चुअली द प्रोटीन। अब दो तरह के आप हेयर देखते हैं, एक कर्ली हेयर्स
और एक स्टेट हेयर्स। दीज कर्ली हेयर्स आर एक्चुअली द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये जो स्टेट हेयर्स है दीज आर एक्चुअली द बीटा प्लेटेड शीट्स। यहां पे भी आपको हेलिकल और बीटा प्लेटेड यानी स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो इनमें भी नजर आता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ इसमें स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसमें डिस्कस। अब हम बढ़ते हैं, दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट अब हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले सेंटेंस देखें जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है। सेंटेंस है द थ्री डायमेंशनल twisting and folding of the polypeptide chain results in the, यानी polypeptide chain का ट्विस्ट करना, फोल्ड करना, that results in the tertiary structure protein। ये एक ना हमारी टेक्स्ट बुक में ये लाइन लिखी हुई है। दो अल्फाज ये आपने याद रखना है ना, एक तो ट्विस्टिंग है और दूसरा क्या, फोल्डिंग। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का 3 डायमेंशनली ट्विस्ट कर जाना, फोल्डिंग उसकी होना, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। मैं कुछ और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर से देखें माय डियर स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ना अमाइनो एसिड जो हैं 20 अमाइनो एसिड्स, उनमें से कुछ अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है, जिसमें जो नॉन पोलर साइड चेन होती है, और कुछ हाइड्रोफिलिक हैं यानी दे हैव अट्रैक्शन फॉर वाटर। इसका मतलब है उसमें जो आपके पास आर ग्रुप है, जो आर चेन साइड चेन है, वो वाटर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करती है। दो किस्म के अमाइनो एसिड आप पढ़ते हैं। अब देखें, जब आपके पास ये एक सपोज दिस वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, जब आप इसको पानी में, आप ज़हन में रखना कि ऑर्गेनिजम्स में जो वाटर जो है ज्यादातर प्रोटीन एक्वस सॉल्यूशन में ही आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि एक्वस मीडियम में प्रोटीन मिलेगी। तो डेफिनेटली अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन लेकर इसको वाटर में ऐड करता हूं, तो देखें ये पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट होती जा रही है, फोल्ड होती जा रही है। अब यहां पे चेंज क्या आती जा रही है, ट्विस्टिंग और फोल्डिंग के नतीजे में ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया, एंड दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि ये जो इसका कोर है, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो कोर है वहां पे हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स है, और ये जो इसकी सरफेस है वहां पे हाइड्रोफिलिक है। इसका ट्विस्ट करके फिलिक है, इसका ट्विस्ट करके फोल्ड करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना, दिस वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने पर मजबूर करती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को? माय डियर स्टूडेंट, वो ड्राइविंग फोर्स बुनियादी तौर पर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ही है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ही है जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इस ट्विस्टिंग या फोल्ड, ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हाइड्रोफोबिक। माय डियर स्टूडेंट, इस हाइड्रोफोबिक के साथ साथ जब ये स्ट्रक्चर आपके पास 3 डायमेंशनल बन गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया, तो इसमें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडरवाल अट्रैक्शन भी पाई जाती है। साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये डाइसल्फाइड स्ट्रक्चर आप देखें ना, ये आपके पास सिस्टीन है। सिस्टीन, जब सिस्टीन इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना। नाउ दिस इज द सिस्टाइन। अब ये वाला जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 सल्फर एटम्स, दैट एक्चुअली स्टेबलाइज, ये कई जगहों पे मौजूद होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, और ये भी इसकी स्टेबिलिटी का बायस बनता है। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर में अगर किसी अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन करीब आते हैं तो दैट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो भी एक और भी चीज है, इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयनिक इंटरेक्शन भी पाया जाता है। आप जानते हैं ना कि आपके पास जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं उनमें जो NH3 ग्रुप आएगा दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास जो एसिडिक अमाइनो एसिड है अस्पार्टेट या इस तरह, इनमें जो COO है इसके ऊपर नेगेटिव है। ये जब दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो तमाम है जिसमें मैंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का, वंडरवाल
इंटरेक्शन कहा, मैंने डाइसल्फाइड ब्रिज कहा, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड कहा, मैंने आयनिक इंटरेक्शन कहा। ऑल दीज फैक्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसमें जो मेन फैक्टर है, जो एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह यू हैव द सम प्रोटीन आल्सो पोजेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपके पास दिस वन इज द क्वाट, वेरी मच कंफ्यूज्ड, वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, एक गुच्छे की शक्ल में पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं ना ये चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन इसकी बात करूं ना, तो देखें दिस वन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जिसे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब आप इसमें देखेंगे ये आपके पास इसकी क्वाइलिंग होती जा रही है हेलिकल फॉर्म में या बीटा प्लेटेड फॉर्म में आता जाता है। दिस वन इज द स्कैंडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल इसी तरह ये ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होती जा रही है बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो आपके पास ये एक 3 डायमेंशन बना, दिस वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इस तरह अगर ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता गया, एक गुच्छा, उलझा हुआ गुच्छा अगर उसकी शक्ल में आ गया, दिस वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दीज आर वेरियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटीन्स। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचर फितरत को बदल देना, नेचर को बदल देना। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिसरप्टेड। आप प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। डेस्ट्रॉय, ब्रेक, तोड़ देना इजिली बाय, कैसे? आप उसको कर सकते हैं बाय हीट करके, चेंज इन पीएच, अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कंडीशंस। ये तो 3 लिखी है ना, और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर उसको ब्रेक डाउन, डेस्ट्रॉय कर सकते। तो मैं कहूंगा द लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मींस लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन। अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब एक और भी बात याद रखना, आपने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स पढ़े हैं। उनमें जो उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये डीनेचर हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है, बट नॉट प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बात याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर की डीनेचरेशन नहीं होती। जो ओरिजिनल आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी ब्रेकडाउन को हम डीनेचरेशन नहीं, वो ओरिजिनल प्राइमरी स्ट्रक्चर वो तो बरकरार रहता है ना। हाँ, डीनेचरेशन इसका मतलब होता है वो जो आपने ओरिजिनल प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड थे, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन नाइट्रोजन, वो कोवलेंट बॉन्ड थे। इसका मतलब उन कोवलेंट बॉन्ड को ये फैक्टर जो हमने लिखे हैं ये उन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते। हाँ, ये जो आपके पास सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बने, इन स्ट्रक्चर के बनने की वजह इंटरमोलेकुलर फोर्सेस थे, कोई आयनिक, सिंपल आयनिक इंटरेक्शन था, ऐसे। हाँ, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको बनाने वाले फोर्सेस इन फैक्टर से वो ब्रेक हो जाती है। पहला आपके पास फैक्टर क्या? हीट। स्टूडेंट, अगर आप देखें, अगर आप ना प्रोटीन को हीट करें, हीट करने की वजह से मोलेकुलर वाइब्रेशन, मोलेकुलर मूवमेंट वो बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वंडरवाल फोर्सेस वगैरह, वो ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक करने की वजह से आपके पास ये सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इसमें आ जाता है। आप ना हीट की वजह से आपने पढ़ा है कि ये जो एग वाइट है जिसमें प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, वो एल्ब्यूमिन जो है वो डीनेचर हो जाती है। ये देखें, एल्ब्यूमिन दैट इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग वाइट। अंडे की जो सफेदी, अगर आप उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें जो ज्यादातर जो कंपोनेंट मौजूद है वो एल्ब्यूमिन है। दिस वन इज द एग प्रोटीन बिकम्स डीनेचर व्हेन कुक्ड। जब आप अंडे को पकाते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसमें मौजूद एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर जाती है और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ ना कुकिंग ऑफ मीट, जब आप गोश्त को पकाते हैं उस दौरान भी गोश्त में मौजूद प्रोटीन डीनेचर होती जाती है।
सिमिलरली ये जो स्टीरिलाइजिंग ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उस दौरान भी उन पर मौजूद जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, एक्चुअली आप उनको डीनेचर कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज करना, जरा गौर से देखना। मेरे पास ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, मैं इनको आम जो नॉर्मल पीएच है 7.4, आप इस पे इनको ले लें। ये आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड है। जब आप पीएच कम करते हैं, आप 7.4 से कम करके पीएच 1 लाएं। कम करने का मतलब क्या है, आप बंच ऑफ हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड करते हैं। एच पॉजिटिव आयन जितना बढ़ते जाएगा पीएच कम होती जाएगी। अब ये एच पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये एच पॉजिटिव आयन जहां जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से अब पहले क्या था, पहले ये था कि इन दोनों एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड के दरमियान ये एक अट्रैक्शन थी, आयनिक अट्रैक्शन थी। लेकिन जब आपने पीएच चेंज की हाइड्रोजन आयन की वजह से, अब ये हाइड्रोजन आयन इस O के साथ बॉन्ड बनाते गए। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान ये जो पहले अट्रैक्शन थी वो खत्म हो गई, ड्यू टू डिक्रीज इन पीएच, ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिड ऐड करने की वजह से। इसी तरह अगर आप बेस ऐड करेंगे, वो भी पीएच चेंज करेंगे ना, एसिड ऐड करके या बेस ऐड करके, तो पीएच चेंज करने से आप प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड के दरमियान जो अट्रैक्शन है, आप उस अट्रैक्शन को खत्म कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन खत्म होने का मतलब क्या हुआ, आपकी वो प्रोटीन डीनेचर होती जाती है, डीनेचर होती जाती है। अच्छा, एक और भी बात याद रखना, बात जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है ना, वो रिवर्सिबल होती है, बात इरिवर्सिबल होती है। मसला आपने एल्ब्यूमिन की बात की, जब आप एल्ब्यूमिन उसकी कुकिंग करते हैं उसके बाद वो डीनेचर होगी। अब आप उसको दोबारा एक्चुअल फॉर्म में नहीं ला सकते, उसका जो स्कैंडी स्ट्रक्चर वो कोलैप्स कर गया ड्यू टू हीट। अब आप उसको दोबारा अपने प्रॉपर स्कैंडी स्ट्रक्चर में नहीं ला सकते। दैट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर आप एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने की वजह से ये प्रोटीन जो है ये डीनेचर होगी, तो अब आप उसको दोबारा अगर अपनी प्रॉपर फॉर्म में लाना चाहते हो तो आप बेस ऐड करते। यानी अगर पीएच कम करने से प्रोटीन डीनेचर होगी तो पीएच बढ़ा दो, जब बढ़ाएंगे तो वो दोबारा अपनी एक्चुअल पीएच पे आ जाएगा। जब एक्चुअल पीएच पे आ जाएगा तो दोबारा प्रोटीन अपनी असली हालत में बहाल हो जाएगी। दिस वन इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली स्टूडेंट, यू कैन यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कंडीशन। इन कंडीशन के तहत भी आप प्रोटीन को, अब ये भी याद रखना कि सर्टेन मेटल्स, दे आर आल्सो मेटल आयंस, सर्टेन मेटल आयंस दे कैन आल्सो डीनेचर द प्रोटीन। वो भी डिटर्जेंट्स हैं कई जो प्रोटीन को डीनेचर कर जाते हैं, डिटर्जेंट्स। और भी कई फैक्टर हैं जो प्रोटीन डीनेचरेशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ये लास्ट वाली बात मैंने आपको बता दी कि डीनेचरेशन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो वो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रख दी। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना एक इसमें ना जो मैंने आपको बातें की, जरा गौर से देखना। मेरे पास ना एक प्रोटीन है कैसीन, इट इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये मैंने इन तीनों में कैसीन को लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक के अंदर मैं ये एसिड डाल रहा हूं, नाइट्रिक एसिड, अ फ्यू ड्रॉप इसके डाल दिए। दूसरे में मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एथेनॉल ऐड करता हूं, और तीसरा जो है इसमें मैं मेटल आयन सॉल्यूशन ऐड करता हूं। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आप गौर से देखेंगे कि ये जो आपने इसमें ऐड की चीजें, इनकी वजह से इसमें मौजूद जो प्रोटीन है वो डीनेचर होगी, वो अपनी असल जो फिजियोलॉजिकल उसकी जो इंपॉर्टेंस थी, जो उसका जो प्रॉपर फंक्शन था, अब वो परफॉर्म नहीं कर सकती। दिस वन इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन है ना, इसको मैं आपको 2 हेडिंग्स के अंदर पढ़ाऊंगा। पहला है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कुछ पॉइंट्स हैं, देखें। प्रोटीन्स टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। प्रोटोप्लाज्म, इसकी फॉर्मेशन में प्रोटीन जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी फॉर्मेशन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है एंड मेनी अदर कंपोनेंट्स।
और उनमें जो मेजर या वाइटल रोल है, वाइटल जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज ऑफ प्रोटीन. सेकंड वन, वी हैव द न्यूक्लियोप्रोटीन. स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसका कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीन. दिस वन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दिस वन इज अ कंपाउंड प्रोटीन. इट सर्व्स एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. वो डीएनए वगैरह, तो एक से दूसरी जनरेशन में ये जो कैरियर के तौर पर न्यूक्लिक, उसमें इस प्रोटीन का इन्वॉल्व है, और प्रोटीन ये फंक्शन न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर परफॉर्म करती है. स्टूडेंट, ये बात नंबर 3 पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. enzymes are protein in nature, and you know enzymes are biological catalysts. तो enzymes which are biological catalyst, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है, मेजॉरिटी रिएक्शंस को एंजाइम कैटलाइज करें. एंजाइम वहां पे बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं. तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. नेक्स्ट पे वी हैव सम प्रोटीन्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन. मसलन हेमोग्लोबिन एक्ट एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ये देखें, आपके पास ये हेमोग्लोबिन है, दिस वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन. अब इस हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ये इट ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो वी कैन से दैट हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर, एंड यू नो हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. सिमिलरली स्टूडेंट, सम प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन्स. कुछ प्रोटीन बतौर हार्मोन, प्रोटीन एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं, और कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के तौर पर विच हैव अ रेगुलेटरी फंक्शन. मसलन इंसुलिन, और मैं थायरॉक्सिन की बात करूंगा. इंसुलिन, स्टूडेंट, इंसुलिन इज अ प्रोटीन. यू कैन, दिस वन इज द स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ इंसुलिन. अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन स्टोर एंड यूज द ग्लूकोज एंड फैट इन बॉडी. ये इंसुलिन का काम है, उसके लेवल को रेगुलेट करती है. सिमिलरली यू हैव द थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इज अ प्रोटीन. इट इज सिक्रीटेड बाय द थायरॉक्सिन ग्लैंड. ब्लड के अंदर उसको सिक्रीट करता है, और इसका काम क्या? इसके तो बेतहाशा काम है ना. ये डाइजेशन को कंट्रोल करती है, ये हार्ट और मसल्स उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ब्रेन डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, ये बोन्स उनको कंट्रोल करती है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स उसको कंट्रोल करती है. तो all these are protein. Student, these are the biological function of protein. अब हम जाते हैं इंडस्ट्रियल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में प्रोटीन के जो चंद एक लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है कि प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल किया. पहले एक लफ्ज सुनना, हाइड. हाइड को स्टूडेंट हम कहते हैं खाल. वो हम कहते हैं ना कुर्बानी की खालें, तो हाइड खाल. इसको हमने लेदर कहते हैं चमड़ा. तो खाल और चमड़ा ये दो अलग अलग चीजें हैं. तो खाल को, हाइड को लेदर में कन्वर्ट करना, दिस वन इज कॉल्ड टैनिंग. TANNING, टैनिंग. व्हाट इज टैनिंग? द कन्वर्जन ऑफ हाइड इनटू लेदर, दैट इज कॉल्ड टैनिंग. अब टैनिंग के दौरान एक स्पेशल एसिड इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड टैनिक एसिड. टैनिक एसिड. स्टूडेंट, मैं पहले आपको ना टैनिंग तो बताऊं ना, टैनिंग क्या है. ये जरा आप गौर से देखेंगे तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हाइड को यानी खाल को लेदर में कन्वर्ट करने तक, ये डिफरेंट प्रोसेसेस है. यानी ये एक लंबा काम है जिसके जरिए आप खाल को चमड़े में, हाइड को लेदर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर लेदर से लेदर गुड्स प्रोड्यूस होती है. इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. आप इसमें ना ये जो टैनिक एसिड है, ये टैनिक एसिड प्रोटीन के साथ मिलकर उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाता है, और इस तरह हम इसको लेदर में कन्वर्ट करते हैं. तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो टैनिक एसिड ये इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास क्या है, देख ले, लिखा क्या है कि दिस इज असेंशियली अ प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन विद टैनिक एसिड. यानी प्रोटीन को टैनिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेट किया जाता है, और इस तरह. दूसरा हमारे पास है एक और टर्म, जिलेटिन. ये जिलेटिन का लफ्ज जेली से, जेलेटिन.
Gelatin is obtained by heating bones, skin and tendons in water. अच्छा, bones, skin, tendons, all these contain a very important protein, that is collagen. इनमें कोलेजन मौजूद है, यानी आप इसको ना वाटर में हीट करके ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल होती है. दिस वन इज कॉल्ड जेलेटिन. याद रखना, ये सेंटेंस जेन में रखना है. जेलेटिन इज अ ट्रांसलूसेंट, कलरलेस, फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकरी गुड्स. ये बहुत सारी जो बेकरी गुड्स है ये जेलेटिन से बनती है. अब याद रखना, जेलेटिन प्रोटीन नहीं है, ये याद रखना. जेलेटिन तो एक कॉम्बिनेशन है ना. कैसे हासिल किया जाता है? ये हासिल होता है बोन से, स्किन से, टेंडन. इनमें क्या मौजूद है? इसमें एक प्रोटीन है, दैट इज कोलेजन. इसको हम वाटर में हीट करते हैं और उससे हमारे पास जेलेटिन, और जेलेटिन जो है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकरी गुड्स. स्टूडेंट, वी हैव दिस वन इज द प्रोटीन, दिस वन इज कैसीन. It is present in milk of mammals. Mammalian milk में ये कैसीन मौजूद होती है. ये एक प्रोटीन है. कैसीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बटन्स एंड बकल्स. माय डियर स्टूडेंट, ये बटन्स और बकल्स, इनको बनाने में कैसीन इस्तेमाल होती है. साथ ही साथ कैसीन का ये भी बेतहाशा इस्तेमाल आता है एवरीडे लाइफ. तो कैसीन इज अ प्रोटीन. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और फिर इंपॉर्टेंस प्रोटीन की आपके साथ डिस्कस. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए.